गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने बात की थी जेनेटिक्स कोड की। जेनेटिक्स कोड, आनुवंशिक कोड की बात जो है हमने की थी पिछले वाली वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 एमिनो एसिड होते हैं। कितने? 20 एमिनो एसिड। और इन 20 एमिनो एसिड के लिए जो कूट लेखन होता है उसके लिए जेनेटिक्स कोड जो है वो आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए अगर हम 2 अक्षर लें तो 16 ही होते हैं। 3 अक्षर लें तब ये कितने होंगे? 64 होंगे। तो 64 20 एमिनो अम्लों को कूट लेखन के लिए पर्याप्त होते हैं, न कि 16। 16 कम रह जाते हैं, इसलिए 3 अक्षर जो है वो लेंगे। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब आगे बात करने वाले हैं कि ये 64 प्रकार के आनुवंशिक कूट जो थे ये किस प्रकार बने थे। वो भी मैंने आपको पूर्णतया जो टेबल थी वो बनाकर बता दिया था। टेबल के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यू, सी, ए और जी। ठीक है, इनके आधार पर ये लिखा था हमने। यहाँ पे लिखा था यू सी ए जी। ठीक है, यहाँ पे लिखा था यू सी ए जी हर डब्बे के आगे। और हमारे पास 64 प्रकार के जो है एमिनो अम्ल जो है वो हमें प्राप्त हुए थे, जिनमें से अगर बात करें यू ए ए, जिनमें से 61 जो है वही क्या करते हैं? एमिनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। बाकी 3 जो होते हैं यू ए, यू ए जी और एक जो होता है, 3 आपके होते हैं, एक होता है यू जी ए। ये 3 जो थे ये समापन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? समापन का कार्य जो है वो करते हैं। बाकी जो है वो एक जो था वो किसका काम करता है? प्रारंभन का कार्य करता है। इस प्रकार 61 जो है वो टोटल किसका काम करते हैं? जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके कूट लेखन का काम करते हैं। इसके बाद में नए टॉपिक की बात करते हैं, उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कूट। किसकी बात करते हैं? उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कूट, अर्थात म्यूटेशन एंड जेनेटिक्स कोड। देखिए प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन आपको पता है अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। और आनुवंशिक कूट अभी अभी हमने बात कर ली। तो डीएनए व जीन के मध्य का पारस्परिक संबंध जो है उसे उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। किस किस के बीच में? डीएनए और जीन के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है उसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? म्यूटेशन के द्वारा समझ सकते हैं। किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा समझ सकते हैं। जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, एक हमने पीछे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन। क्या पढ़ा था? पॉइंट म्यूटेशन। और वहां पे मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि एकल क्षार में किसी बिंदु में होने वाले उत्परिवर्तन को क्या बोला जाता है? बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जीन या बिंदु उत्परिवर्तन जिसमें एक जीन के क्षारक का योग, या तो क्षारक का क्या होगा? योग होगा, या उससे क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है, या प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, या तो घट जाएगा या उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो फलस्वरूप उस जीन की क्रियाविधि भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण एक रोग भी हो जाता है जिसकी हमने बात कर ली थी। कौन सा था? सिकल सेल एनीमिया। कौन सा था? सिकल सेल एनीमिया। कोशिका धात्री कोशिका अरक्तता की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी जो बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला होती है। कौन होती है? बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला के एकल क्षार युग्म में जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड जो होता है, कौन सा? ग्लूटामेट। कौन सा? ग्लूटामेट। उसकी जगह कौन प्रतिस्थापित हो जाता है? वेलिन प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण जो आरबीसी थी उसका आकार कैसा हो जाता है? द्विअवतलाकार से हंसियाकार हो जाता है। ये बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ही हो रहा था। अब बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के विषय में हम उसे एक निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम 3 अक्षर वाले कोई एक शब्द लेते हैं, जैसे राम, हैज,
रेड कैप। ठीक है, ये एक हमने जो क्या ले लिया, एक कथन लिया है। इसमें यदि हैज एवं रेड के बीच अक्सर बी को रख दिया जाए तो देखिए क्या होगा। तो ये शब्द क्या हो जाए, किसके बीच में, हैज और रेड के बीच में हम बी रख देते हैं, यहाँ पे क्या रख देते हैं, बी। तो क्या होगा, राम हैज BRE और DCA और लास्ट में क्या हो जाएगा, P, क्योंकि आनुवंशिक कूट कितने कितने के बनाने हैं, 3 3 के, और लास्ट में ये अकेला बन जाएगा। अब अगर बात करें दो शब्द ले लें, ये तो एक बी लिया है, अब इनके बीच में दो ले लें, BI ले लें, तो क्या क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा राम हैज बिर EDC और लास्ट में क्या होगा, AP। तो ये 3 3 के बन गए। अब अगर 3 अक्षर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, राम हैज बिग रेड कैप। तो इस प्रकार से 3 अक्षरों से क्या बनता है, अनुनासिक कूट बनता है। तो उपयुक्त अभ्यास को अगर RE व D को एक के बाद एक विलोपित कर एवं पुनर्योजित कर के अगर देखते हैं तो त्रिक अक्षरों का वाक्य जो है वो निम्न प्रकार से बनता है। किस प्रकार से बनता है, देखिए वो इस प्रकार से बनेगा, जैसे सबसे पहले राम हैज EDC AP, इसके बाद में राम हैज DCA P हो गया, इसके बाद में राम हैज और CAP। किसको हमने, किसको, इस RED को एक एक करके क्या किया, इसको विलोपित किया, इसको क्या किया हमने, विलोपित किया, जिसके कारण ये जो श्रृंखला है वो बनेगी। इस अभ्यास से ये स्पष्ट होता है कि एक या दो अक्षरों के निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के आधार पर जो परिवर्तन है वो आ जाता है। कि हम लोगों ने पहले ये पढ़ा, अब कोई एक क्षार आई जैसे BI यहाँ पे, तो भी ये चेंज हो गया, BI 2 आई तो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, फिर 3 आई BIG आया तो भी इसके पढ़ने में क्या आ जाता है, परिवर्तन जो है वो आ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, उत्परिवर्तन बोला जाता है। 3 या इसके गुणित क्षारों के निवेशन या विलोपन के पढ़ने के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब 3 आ जाते हैं, देखिए 3 अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, इसको हम आसानी से राम हैज कैप, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई विलोपन नहीं आएगा, क्योंकि 3 अक्षरों का क्या बन जाता है, एक आनुवंशिक कूट जो है वो बन जाता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। ठीक है, या बोल सकते हो, आपकी किताब में दिया हुआ है वाचन प्राधार निवेशन। ठीक है ना, वाचन का मतलब फ्रेम, प्राधार शिफ्ट, और जो इंसर्शन होता है उसका मतलब निवेशन, या उसे आप लोग क्या बोल सकते हो, विलोपन जो है वो बोला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अंतरण RNA। क्या पढ़ेंगे, अंतरण RNA की जो है वो बात करेंगे, जिसके अंदर अनुकूलक अणु जो होता है उसकी भी बात करेंगे कि अंतरण RNA क्या होता है।